हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसआर सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से बोर्ड की परीक्षा में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गवर्नमेंट परीक्षाओं में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊंचाई और दूरी को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें और कुछ इम्पोर्टेंट मान को याद रखेंगे। 0 अंश से 90 अंश के मानों को ज्ञात करना। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि साइन थीटा, साइन 90 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान याद तो रहता है, फिर पेपर में वो भूल जाते हैं। तो हम उसको याद रखने के लिए एक आसान से फार्मूले की मदद से या कर सकते हैं, आसान तरीके से हम उसे याद रख सकते हैं। आप पहले क्या करिएगा, 0 से 4 तक नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इन सभी नंबरों में 4 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 4 से भाग दे दीजिएगा, फिर इसका वर्गमूल कर दीजिए। इन सब पे अंडर रूट लगा दीजिएगा, इन सभी पे अंडर रूट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी और ये अंडर रूट में इसका हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है और ये 2 से कट जाएगा तो ये 1/√2 हो जाएगा। और ये अंडर रूट में 3 और 4 जो है वो 2 का वर्ग है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। आज हम सभी के मान निकालेंगे इसी की मदद से। बहुत बच्चे होते हैं जिनको पहले तो याद रहता है, पेपर के समय वो भूल जाते हैं। तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। ये साइन का मान निकल के अब हम कॉस का मान निकालेंगे। कॉस, तो कॉस का मान निकालने के लिए जो ये वैल्यू दी है इसको हम उल्टा कर देंगे। ये 1 है तो 1 को हम यहाँ लिख लेंगे। ये अंडर रूट में 3/2 है तो अंडर रूट में 3/2 को हम यहाँ लिख देंगे। ये तो ये तो बीच में ही है तो इसको हम बीच में ही लिख लेंगे, अंडर रूट में 2। और ये 1/2 को हम यहाँ लिख लेंगे और 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, कॉस का भी निकल गया। अब हम 10 का निकालेंगे। 10 आप लोग ने पढ़ा हो गया, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब आपको tan 0 अंश का मान निकालना है तो tan 0 अंश इक्वल टू साइन 0 अंश अपॉन में कॉस 0 अंश। तो tan 0 अंश का मान निकालने के लिए साइन 0 अंश और कॉस 0 अंश का वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो 0/1 हो जाएगा, जो कि 0 होता है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। उसी प्रकार tan 30 अंश का मान निकालने के लिए tan 30 अंश इक्वल टू साइन 30 अंश अपॉन में कॉस 30 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश का मान दिया 1/2 और कॉस 30 अंश का मान दिया है अंडर रूट में 3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा और ये जो 2 होगा ये ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट में 3 बचेगा। 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 1/√3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√3। उसी प्रकार tan 45 अंश का मान
टेन 45 अंश का मान इक्वल टू साइन 45 अपॉन में कॉस 45। साइन 45 अंश का मान रख देंगे और कॉस 45 अंश का मान रखेंगे, तो ये दोनों नंबर सेम है, तो ये कट करके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। उसी प्रकार हम टेन 60 अंश का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 जब बटे में होगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1 बचेगा √3/1, तो हम इसको √3 लिख देंगे। उसी प्रकार 10 90 अंश का मान जब हम निकालेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट होता है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, यहाँ पे हम इनफाइनाइट लिख देंगे। तो हमारा 10 का भी वैल्यू निकल गया। अब हम कॉट का निकालेंगे। कॉट 0 अंश का मान निकालने के लिए जो हमें 10 की वैल्यू है इसको हम उल्टा कर देंगे। इन्फिनिटी है तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख देंगे, √3 है तो यहाँ पे √3 लिख देंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही लिख देंगे। और 10 60 अंश का मान 1/√3 यहाँ पे लिख देंगे। और कॉट 90 अंश का मान यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। हमारा कॉट का भी निकल गया। अब हम निकालेंगे, अब हम सेक की वैल्यू निकालेंगे। अब हम सेक 0 अंश का मान निकालेंगे। तो सेक 0 अंश का मान निकालने के लिए आपने पीछे पढ़ा ही होगा त्रिकोणमिति में, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है। अब सेक 0 अंश का मान निकालने के लिए हम सेक 0 अंश इक्वल टू 1/cos 0 अंश, तो हम 1 में cos 0 अंश का मान क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार cos 30 अंश का मान निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, cos 30 अंश का मान 1/2 में करेंगे। तो ये जो 1 जब हम 1/√3/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/√3। उसी प्रकार cos 45 अंश का मान निकालने के लिए cosec 45 अंश का मान निकालने के लिए cos को हम 1/√2 करेंगे, तो ये हो जाएगा √2। इसी को उल्टा कर देंगे। cosec 60 अंश का मान निकालने के लिए हम cos 60 अंश का मान को उल्टा कर देंगे, अंश को हर में कर देंगे और हर को अंश में कर देंगे, अंश को हर में कर देंगे और हर को अंश में कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। अब सेक 90 अंश का मान cos 90 अंश का मान 0 है, तो यहाँ पे सेक 90 अंश इक्वल टू 1/cos 90 अंश, तो हम लिख सकते हैं 1/cos 90 अंश का मान 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ये जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद हम कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक इक्वल टू होता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमें सेक की वैल्यू दी है इसको हम उल्टा कर देंगे। इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट यहाँ लिख देंगे, और जो कॉसेक 30 अंश का मान है यहाँ पे हम देखेंगे, इसको उल्टा करना है तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे, √3 है तो √3 हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा, और cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको 0 से 4 तक नंबर लिख लेना है, फिर पांचों नंबर में 4 से भाग दे देना है, फिर उसके बाद सब पे √ लगा देना है, फिर नॉर्मली आपको हल कर देना है। 4 से 0 में भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 1/√4 है जो कि 2 का वर्ग है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और 1 पे अगर 1 पे √ होता है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये 2/4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 बचेगा तो 1/√2 हो जाएगा। इसमें देखिए ये भाग नहीं जाएगा और ना ही कटेगा, तो इसको √3 लिख देंगे, और अपन में ये 2 का वर्ग है तो ये 2 हो जाएगा। ये 4 कट गया तो 1 बचेगा,
क्योंकि अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होती है। जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है हम उसे साइन की वैल्यू, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश के मानों में रख देंगे। फिर उसको हम कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, अंडर रूट में 3/2 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसी प्रकार हम हल करेंगे। 10 0 अंश, 10 30 अंश का मान निकालने के लिए हम इस पर रख देंगे और हमारे ये सभी मान निकल जाएंगे, और फिर इनका हम उल्टा कर देंगे तो काट के सभी मान निकल जाएंगे। फिर उसके बाद सेक की वैल्यू निकालने के लिए 1/cos थीटा कर देंगे, तो ये सभी सेक की वैल्यू निकल जाएंगे। और जब सेक की वैल्यू निकल जाएंगी तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू निकल जाएगी। आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, जो कि आपको पेपर में नहीं भूल पाएंगे। और इन सभी का यूज हम ऊंचाई और दूरी में करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड इन कहीं से भी 10 60 अंश की वैल्यू, कहीं से 10 30 अंश की वैल्यू, साइन 60 अंश की वैल्यू इसमें पूछी जाएगी। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप सवाल में फंस जाएंगे, सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, नोट कर लीजिए। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब हम ऊंचाई और दूरी में बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई मनुष्य ऊपर की ओर अपना सिर ऊपर करके किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज से जो कोण बनता है, क्षैतिज से उसके नेत्र से ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई मनुष्य ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज से ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। फिगर के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक कोई मनुष्य है, ये ऊपर की ओर देख रहा है, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा हम उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जब कोई मनुष्य क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उन दोनों बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जब कोई मनुष्य क्षैतिज से ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो जब कोई मनुष्य क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उन दोनों के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई मनुष्य क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उन दोनों के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। आप फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं, और फिर अपने से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखें, अपने से लिख सकते हैं। जब कोई मनुष्य क्षैतिज मतलब सीधा समतल हमारा, जब कोई मनुष्य क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उन दोनों के बीच बने कोण को हम
उन्नयन कोण कहते हैं। उसी प्रकार अवनमन अवनमन कोण, अवनमन कोण किसे कहते हैं, तो फिगर के थ्रू आप समझिए। जब कोई मनुष्य ऊपर रहता है और उसकी आंखों के क्षैतिज से जब वो नीचे किसी वस्तु को देखता है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है और ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। जब कोई मनुष्य क्षैतिज से नीचे किसी वस्तु को जब कोई मनुष्य क्षैतिज से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उन दोनों के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण। आप फिगर को समझ करके ही इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे जब कोई मनुष्य क्षैतिज से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उन दोनों के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। बहुत ही आसान है, आप फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। जब कोई मनुष्य क्षैतिज रेखा में नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो उन दोनों के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज आपको बता दे रहे हैं, जो कि कुछ बेसिक चीज लिख लीजिए। मान लीजिए त्रिभुज दिया है, ठीक है, ए बी सी। तो जो ए बी है इसे हम लंब बोलते हैं और बी सी आधार, और हमारा सी ए जो है ये कर्ण है, ठीक है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है और ये आधार x है। यदि ये मान लीजिए 45 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पॉइंट सी से 45 अंश का कोण बना रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में। इस तरह हम लिखेंगे, जहाँ से कोण बना होगा उसे हम बीच में रखेंगे। इस तरह हम नहीं लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस तरह हम नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें इस तरह लिखना होगा, जहाँ पे कोण दिया रहेगा उसे हम बीच में रखेंगे, ठीक है। ए बी सी नहीं लिखना है, हमें ए सी बी लिखना है। यदि अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे कोण ना दे करके यहाँ पे अगर एक यहाँ दे दें 45 अंश, तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में। जहाँ पर भी कोण, जिस पॉइंट पे कोण दिया रहेगा उसको हम बीच में रखेंगे, ठीक है। पेपर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, आप लोग याद रखिएगा। इसे लंब बोलते हैं, अब बी सी को आधार और सी ए को कर्ण। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
यदि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए तो मेन इसका है कि आप फिगर जो बना रहे हैं वो सही ढंग से बनाएं, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर उसके बाद फिगर बनाना है, फिर फिगर के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए ये मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। धरती के एक बिंदु है, ठीक है, वो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। ठीक है, हमने इतना बना लिया। फिर उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर उसके बाद हमने इतना बना लिया। फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो हम इसको मिला देंगे और जो कोण बनेगा वो 60 अंश का बन जाएगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिगर बनाने के बाद हमें ये देखना है क्या क्या वैल्यू दी है, पहले हम उसे नोट कर लेंगे। तो हमारा जो लंब है, लंब ए बी इक्वल टू एच है, आधार बी सी इक्वल टू 15 मीटर है, और थीटा इक्वल टू है हमारा 60 अंश। तो फ्रेंड्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो वैल्यू हमारे पास है इसी को सिमिलरली हम इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा 10 60 अंश बराबर लंब हमारा h है, हम h लिख लेंगे, और आधार हमारा 15 मीटर है, तो हम 15 लिख लेंगे। और 10 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको आगे कराया है, हमने आपको थीटा की वैल्यू कराया गया है, उसमें आप देख लीजिएगा। 10 60 अंश का मान होता है √3 इक्वल टू h/15 मीटर। तो इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा h इक्वल टू 15 √3 मीटर। फ्रेंड्स अगर इस और सॉल्व करना चाहते हैं तो h इक्वल टू हो जाएगा 15 गुना 1/732। अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप इसमें रख करके सॉल्व कर दीजिएगा। और एक वैल्यू और होती है √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414। इन दोनों वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20 √3 मीटर है। सूर्य का अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें देख लेना है मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ये हमने 20 मीटर मीनार की ये ऊंचाई है। ठीक है, फिर दिया है जमीन पर बनने वाली उसकी छाया। यदि सूर्य यहाँ पे होगा तो जब रोशनी आएगी तो यहाँ से टकराएगी, इसकी छाया कुछ यहाँ पे बनेगी, तो हमारी छाया हो गई 20 गुणे √3, ये हमारी छाया हो गई। फिर उसके बाद पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो कोण बनेगा ये हमें थीटा पूछा है, तो हम इसे कुछ मान ले रहे हैं ABC। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ACB में लंब AB इक्वल टू 20 मीटर
आधार BC इजकल टू 20 अंडर रूट में 3 मीटर। सो फ्रेंड्स tan थीटा इजकल टू होता है लंब बटे आधार, साइन थीटा इजकल टू होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इजकल टू होता है आधार बटे कर्ण। और फिर जब हम tan की वैल्यू tan थीटा इजकल टू निकालते हैं तो ये कर्ण कर्ण कट जाएगा, बचेगा लंब बटे आधार, तो हम लंब बटे आधार लिख देंगे। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, साइन थीटा की वैल्यू जब दी रहेगी तो लंब बटे कर्ण रहेगा, और कॉस थीटा रहेगा जब तब रहेगा आधार बटे कर्ण रहेगा, और tan थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, इसको याद करने का ये ट्रिक है, लाल बटे कक्का। सो फ्रेंड्स tan थीटा इक्वल टू हो जाए लंब आपका है 20 और आधार 20 अंडर रूट में 3, तो ये 20 कट जाएगा, बचेगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो अब हम टेबल में देखेंगे, हमने आगे कराया था tan के किस मान पर 1/√3 है, tan के किस मान की वैल्यू 1/√3 है। तो आप देखेंगे tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3, तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 अंश। तो इसमें देखिए tan को हम काट सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू 30 अंश। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमारा 30 अंश हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हो तो हमें ध्यान पूर्वक पढ़ ले, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर जैसे जैसे वो कहा है उसी प्रकार हमें फिगर को बनाना है। तो फ्रेंड्स 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, तो हम पहले 1.5 मीटर एक प्रेक्षक बना लेंगे। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, एक चिमनी है जो कि इससे 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से यानी कि प्रक्षेप की आंखों से चिमनी के शिखर ये चिमनी का शिखर ये है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ से उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, हम इस तरह बना देंगे। चिमनी की ऊंचाई बताइए, चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम इसे कुछ पॉइंट का नाम दे रहे हैं, A B C D और ये E। तो फ्रेंड्स अगर फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो D C D जो है वो B E के बराबर है, और B C जो है वो D E के बराबर है। 1.5 ये 1.5 हो गया, और बचा ये, तो AB की ऊंचाई के लिए हम टोटल हम लिख देंगे H + 1.5। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं ना, तभी तो हमारी चिमनी की पूरी ऊंचाई ज्ञात होगी। सो फ्रेंड्स हमें मीनार की ऊंचाई चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम लिख सकते हैं AB = AE + BE। हमने AE को कुछ माना है तो हम लिखेंगे H
हमने ए ई को एच माना है और हमारा डी सी जो है वो बी ई के बराबर है, तो 1.5 ये 1.5, जो कि सी डी जब बराबर है तो इसकी जो ऊंचाई है वो बी ई के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं सी डी बराबर है बी ई के, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1.5 ये इसके बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल बी ई 1.5, तो हमारा हो जाएगा ए बी इक्वल टू एच प्लस 1.5। तो फ्रेंड्स हम जो हमारा बी सी है वो बराबर है डी ई के, तो 28.5 बराबर हो जाएगा हमारा डी ई के 28.5। तो हम लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में हमें लंब की वैल्यू मालूम है और आधार की, तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू हमारा दिया है 45 अंश है और लंब हमारा है h, आधार हमारा है 28.5। tan 45 अंश का मान 1 होता है और h अपॉन 28.5, तो ये गुणा कर देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28.5। अब इस h की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा ए बी जो है चिमनी की ऊंचाई है, तो हो जाएगा ए बी जो हमारा है वो चिमनी की ऊंचाई है, तो हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5 प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 30 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पेपर में पूछे जाएं तो हमें ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी प्रकार हमें फिगर को बनाना है। फिर उसके बाद हमें लास्ट में दिया रहेगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या तो मीनार से दूर स्थित प्रक्षेप की दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन पूछा रहेगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिगर बना करके ही सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक से है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे उसी प्रकार से उसी तरह से हमें फिगर को बनाना है, फिर फिगर को समझ करके सॉल्व करना है। तो पूछा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये बिंदु P है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये भवन है और इससे शिखर से जो कोण बन रहा है वो हमारा 30 अंश का बन रहा है। फिर पूछा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये हमारा ध्वज है भवन के शिखर पर, और ये जो 10 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारे भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। फिर पूछा है P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। बिंदु P से ध्वज के शिखर, ये ध्वज का शिखर है, इसका जो कोण बनेगा वो 45 अंश बन रहा है। तो ये इतने का 45 अंश नहीं बनेगा, ये पूरे का 45 अंश बनेगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए।
ये दूरी पूछ रहा है और ये ध्वज की ऊंचाई यानी कि ध्वज की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कोई पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको ए मान लीजिए, बी सी ये डी। सो फ्रेंड, सॉल्व करेंगे हम। पहले हम इसे कुछ मान ले रहे हैं। माना ध्वज की लंबाई h है तथा B से C की जो दूरी है उसे x मान ले रहे हैं। B से C की दूरी x है, हमने ये माना है क्योंकि हमें ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए बी जो हो जाएगा वो h+10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में में हमारा दिया है ए बी h+10 और बी सी, तो हो जाएगा, जबकि हम यहाँ से ले रहे हैं ए सी बी में ले रहे हैं, तो ये हमारा जो पूरा कोण बना है 45 अंश को हम लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 10 45 अंश इक्वल टू h+10 अपॉन में x। 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 इक्वल टू h+10 अपॉन में x, तो x इक्वल टू हो जाएगा h+10। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब हम सॉल्व करेंगे त्रिभुज डी सी बी में। त्रिभुज डी सी बी में हमारा जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है, तो हम लिखेंगे 10 30 अंश इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो जो हमारा लंब है वो 10 है और आधार x है, 10/x। 10 30 अंश की वैल्यू होती है, हमने आगे आपको लिखाया है 10 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 10/x, तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 10√3। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणा √3। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन मत मानिए। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। नाउ x की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 10√3 इक्वल टू h+10। हम लिखेंगे h इक्वल टू 10 को हम जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 10√3 माइनस हो जाएगा 10 माइनस 10 हो जाएगा, तो हम इसमें 10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1। आपको पता होगा √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो हम लिखेंगे 10 1.732 माइनस 1। जब इसमें से हम 1 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 गुना 0.732, हमारा h इक्वल टू हो जाएगा 7.32 मीटर। तो जो हमारी ध्वज की लंबाई हो जाएगी 7.32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जो बिंदु P से C की जो दूरी हो जाएगी वो हमारी 10√3, ये हम लिख देंगे B से C की दूरी इक्वल टू 10 गुणा √3।
ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस पर हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसपे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा जो कि पेपर में पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ SSR सुपर क्लासेस में। धन्यवाद।